नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार विजुअल आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास लेंगे और पॉलिटी का पहला टॉपिक प्रियम्बल से हम लोगों की क्लास शुरू होगी, जो कि प्रियम्बल परीक्षा के लिहाज से, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, कहीं भी ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल पढ़ने से पहले, चूंकि ये पॉलिटी का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। जब हम जीरो से शुरुआत करेंगे तो अपने आप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। संविधान। संविधान क्या है? क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत कब हुई? अब हम समझने का ये प्रयास करते हैं कि संविधान क्या है। कि आप लोग अगर सड़क के रास्ते से कहीं जाते होंगे तो वहाँ पर क्रॉस रोड्स आता होगा, चौराहा। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस है या रेड लाइट्स वगैरह हैं। अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और रेड लाइट्स ना रहे तो क्या होगा कि गाड़ियाँ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आपस में टकराएगी। और आपस में टकराने पर क्या होगा कि धन और जन दोनों की हानि होगी। ठीक। धन और जन दोनों की हानि होगी। यहाँ पर अव्यवस्था फैल जाएगी। और अव्यवस्था जो फैल जाएगी, अव्यवस्था को व्यवस्था में परिणत करने के लिए ये क्या है कि यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स है, कि रेड लाइट की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है। या आप देखते होंगे कि पर्व के दरमियान रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी जाती है। क्यों? व्यवस्था बनाए रखने की। क्योंकि पर्व के दरमियान भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में भगदड़ ना हो जाए, तो इसलिए प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी जाती है। अंततः उद्देश्य क्या है कि व्यवस्था को बनाए रखना। अब हम देखते हैं कि इतने से छोटे से क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें रूल्स एवं रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमारा देश तो बहुत ही विशाल है, डाइवर्सिफाई है, अर्थात विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, क्षेत्र अलग अलग, सबके अपने अलग अलग कल्चर। अगर यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो तो लोग अपने हितों को पूरा करने के लिए आपस में टकराएंगे। जो इसमें ज़्यादा बलशाली होगा वो चाहेगा कि हम अपना हित पूरा करें, अर्थात एक तरह से अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसे व्यवस्थित करने के लिए भी तो हमें रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है। जो हम अपने क्षेत्र में, भारत में, रूल्स रेगुलेशन को जब एक जगह लिख दिए तो इसी को लिखित रूप को हम संविधान कहते हैं। अर्थात भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विनियमों को नियमीकरण करने के लिए जो एक संहिता बनाई गई है, लिखी गई है, उसे ही संविधान कहते हैं। समझ में आ गई? और इस संविधान को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये लिखित रूप है, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके इम्प्लीमेंटेड पार्ट को ही राज व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं। ठीक। अब है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम शासन का सही तरीके से संचालन करें और जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत, ये भारत में संविधान एक बार की नहीं बनी, इसका क्रमशः विकास होता है। और इसके विकास क्रम में देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में विधान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसे कहा गया कि आप इंडिया में जाएं, वहाँ पर व्यापार करें और वहाँ पर मुनाफा कमाएं और मुनाफा कमाकर आप इसे ब्रिटेन में भेजें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। और उस दरमियान जो हमारे यहाँ शासन प्रणाली, जो मुगल शासन था, वो पतनशील अवस्था में था।
तो उनकी कमजोरी को देखकर जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो हस्तक्षेप करने लगे। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, इसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ व्यावसायिक था, राजनीतिक उद्देश्य इसका नहीं था। ये परिस्थिति का फायदा उठाया। अभी हम भी देखते हैं कि अपने यहाँ भी नवरत्न कंपनी है, जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, क्या करती है कि सरकार इसे कुछ स्वायत्ता दिए हुए है कि आप अपने स्तर पर निर्णय लें। तो विदेशों में जाकर तेल उत्खनन इस पर रिसर्च करती है, वियतनाम वगैरह में गई हुई है। तो इनका उद्देश्य क्या है? वहाँ पर इनका सिर्फ आर्थिक उद्देश्य है, इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर ये आए, इनका उद्देश्य आर्थिक था कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाना। लेकिन यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में भी ये हस्तक्षेप करने लगे। हस्तक्षेप जब करने लगे तो अंततः इसकी परिणति क्या होगी कि यहाँ की व्यवस्था के साथ इनका टकराव हुआ। टकराव हुआ तो टकराव के तहत 1757 की पलासी की लड़ाई हुई और 1757 की पलासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए। इसके पश्चात 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए। अभी तक हमारे यहाँ शासन प्रणाली किस तरीके से चलाई जा रही थी? यहाँ पर राजशाही था, निजामशाही था, उस अनुसार चलाया जा रहा था। अब अंग्रेज ने क्या किया कि जब यहाँ से वो जीत गए तो अर्थात सत्ता उनके हाथों में चली गई। और उनको अनुभव क्या था? नियम कानून बनाकर शासन करना। जब उनके हाथों में सत्ता चली गई तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपने शासन को चलाने के लिए, ठीक, यहाँ पर वो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत किया। क्या शुरुआत किया? 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत किया और क्रमशः उनको जैसे जैसे जरूरत होती गई उन्होंने क्या किया कि अपना यहाँ से एक्ट पास करते गए। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे जस्ट पहले, जैसे 1909 का, 1919 का, 1935 का, 1947 का, और उनके जाने के बाद हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा में वर्तमान जो संविधान है वो तैयार किया गया। तो हमारे यहाँ संविधान एक बार की तैयार नहीं हुई है, अर्थात इसका क्रमशः विकास हुआ है। इसका एक तरह से क्या है, 1773 से क्रमशः विकास हुआ है और वर्तमान रूप में जो दिया गया वो संविधान सभा द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप पूछे कि इसका कब, इसका विकास जो है, इसका क्रमशः विकास हुआ है, एक बार की नहीं बना है। अब आते हैं प्रियम्बल पर। प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब हम किसी कार्यवश जब हम कहीं जाते हैं तो किसी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो सर्वप्रथम हम अपना परिचय देते हैं और परिचय में ही संक्षिप्त ये उद्देश्य छिपा होता है कि हम किस कार्य हेतु हम आए हैं। उसी तरीके से प्रियम्बल में संक्षिप्त रूप से ये छिपा हुआ है कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है, ये हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे आदर्श क्या हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रारंभिक परिचय, या संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय या भूमिका। और 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पास कर दिया गया। ठीक, ये फैक्ट है, ये आपको परीक्षा में पूछ भी सकता है। ठीक, 13 दिसंबर को इसे पेश किया गया और वहां पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत इसे पेश किया गया और
इसे फिर पुनः वहां से पास कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। अब है कि प्रियम्बल में आखिर है कि इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। अब देखते हैं कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या है। इनको हम 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहले, शक्ति का स्रोत क्या है। स्वरूप क्या है। उद्देश्य क्या है। तो हमारे यहाँ शक्ति का स्रोत संविधान है। संविधान, संविधान का स्रोत हम भारत के लोग, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। हमारे संविधान का नेचर, स्वभाव कैसा है, तो यह संप्रभु है। समाजवादी है। धर्मनिरपेक्ष है। लोकतांत्रिक है। और गणराज्य है। इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है न्याय को प्राप्त करना, स्वतंत्रता को, समानता को, मानव की गरिमा, एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता और बंधुत्व। अब हम लोग एक एक करके इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम भारत के लोगों पर। अब हम भारत के लोग से क्या इंगित होता है। सर्वप्रथम हम भारत के लोग से इंगित होता है कि यहाँ पर शक्ति का जो स्रोत है वो यहाँ की जनता है। अर्थात यहाँ पर अंतिम शक्ति किसमें वेस्ट है, किसमें निहित है, वो यहाँ की जनता में है। और यहाँ की जनता में निहित है, अर्थात संप्रभुता अंतिम रूप से यहाँ की जनता में निहित है। शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। संप्रभुता अंतिम रूप से भारत की जनता में निहित है। तीसरा, हम भारत के लोग से ये भी इंगित होता है कि भारत में लोकतंत्र है। अर्थात यहाँ पर जो शासन है वो शासन भारत के लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी पसंद का चुनते हैं, अपनी पसंद के लोगों से अपने ऊपर शासन करवाते हैं। अर्थात इससे ये साबित होता है कि भारत में लोकतंत्र है। चौथा, कि हम भारत के लोग, ये वर्ड जो है ये अमेरिका से लिया गया है। ये मतलब इसका जो मंतव्य है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। क्या, ये हम भारत के लोग, ये लिया गया है अमेरिका से, लेकिन इसकी भाषा पर क्या, किसका प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम भारत के लोग, भारत पर बल दिया गया है। संयुक्त अमेरिका में, यूएसए में है हम संयुक्त राज्य के लोग, यहाँ पर संयुक्त राज्य पर बल दिया गया है। अर्थात वहाँ पर राज्यों पर बल दिया गया है, हमारे यहाँ पर संघ पर बल दिया गया है, भारत पर बल दिया गया है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया अर्थात संघ पर बल दिया गया है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से, ये भाषा जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हम भारत के लोग, इनसे 4 बातें उभर के आई है कि शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित है, अर्थात संप्रभुता वहाँ की जनता में निहित है। इससे ये साबित होता है कि भारत में लोकतंत्र है। और चौथी बात, कि हम
इससे भाषा जो लिए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, लेकिन प्रेरणा जो लिए हैं वो हम अमेरिका से लिए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्वरूप अर्थात हमारे संविधान का स्वभाव कैसा है। स्वभाव से ही लोग अपने मित्र को बढ़ाते हैं, अपने घर में स्वर्ग बना के रखते हैं, और स्वभाव से क्या होता है, लोग अपने दुश्मन भी बनाते हैं। तो आखिर भारत का जो संविधान है उसका स्वभाव कैसा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संप्रभु पर। संप्रभु का अर्थ होता है निर्णय निर्माण की शक्ति। कि आर्थिक हमारे यहाँ निर्णय निर्माण की शक्ति अंतिम रूप से किसके पास है। तो अंतिम रूप से तो जनता, संप्रभुता अंतिम रूप से जनता के पास है, लेकिन जनता क्या करती है, अपने ऊपर शासन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाती है। तो भारत संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात भारत को निर्णय निर्माण की शक्ति है। क्या स्वतंत्रता से पहले ऐसी शक्ति थी? नहीं थी। भारत चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, आंतरिक रूप से भी हो बाह्य रूप से भी हो, दोनों स्तर पर ये निर्णय निर्माण में स्वतंत्र है। अर्थात इस पर किसी तरह का दबाव नहीं है, चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे वो बाह्य मामला। बाह्य मामला का अर्थात दूसरे देशों के साथ हम कैसा रिलेशन रखें, अर्थात इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी हो, हम किनके साथ संबंध बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, हम किसी तीसरे देशों के दबाव में नहीं आएंगे। और आंतरिक रूप से हम देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है। तो जब कोई हम निर्णय निर्माण करते हैं तो हम किसी आंतरिक तत्वों से तो प्रभावित तो नहीं होते हैं। तो संप्रभुता का अर्थ है चाहे वो आंतरिक बात हो या बाह्य बात, हम अपने निर्णय निर्माण में किसी के दबाव में, प्रेशर में नहीं आएंगे। निर्णय निर्माण में हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अब देखते हैं कि वैश्वीकरण का जोर बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण में क्या है, एक देश की व्यवस्था पूरे वैश्विक व्यवस्था के साथ जुड़ जाती है, और चाहे वो विशेषकर आर्थिक मामलों में। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे संगठनों के हम सदस्य बने हैं, बहुत सारे संगठनों के सदस्य बने हैं, अर्थात कहीं ना कहीं हम उनके मैनिफेस्टो में भरोसा करते हैं। तो उस संदर्भ में जब निर्णय की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं उसका हम पर, हमारे ऊपर दबाव रहेगा कि हम निर्णय उस अकॉर्डिंग ले। जब हम बाह्य दबाव में आकर निर्णय लेने लगे तो हम संप्रभु कैसे रहे। ये तो चर्चा है कि अगर हम बाह्य दबाव में आ गए, अर्थात उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेने लगे, तो फिर हम संप्रभु कैसे हुए। इसका उत्तर ये है कि हम किसी भी संगठन का अगर सदस्य बनते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो या वर्तमान में वैश्वीकरण के कारण जो हम बहुत सारे देशों के साथ जो जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के पश्चात हम तभी जुड़ रहे हैं जब हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होता हो, अर्थात भारत का जहां हित है वहीं पर भारत उससे जुड़ने जा रहा है। अगर भारत का हित नहीं है तो भारत उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। जैसे 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, ये पर्यावरण को लेकर था, कार्बन को लेकर। जब पेरिस समझौता हुआ तो इस पे अमेरिका या बहुत सारे देशों का भारत पर यह दबाव था कि आप इस पर साइन कर दें। भारत कहे कि हम आपकी बातों को समझते हैं, लेकिन इस पर साइन हम अपने हित अहित को देखते हुए हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। अर्थात यहाँ पर भारत देखा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से बाइकआउट कर दिया कि हम उस पर साइन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम वहीं पर साइन कर रहे हैं जहां पर भारत का राष्ट्रीय हित पूरा हो रहा है। अगर हमारा राष्ट्रीय हित नहीं पूरा हो रहा है तो हम जैसे जिस उससे जुड़े उसी तरीके से हम निकल जाएंगे। इससे हमारी संप्रभुता कहाँ बाधित होती है। हाँ, मानवता के नाम पर कुछ ऐसे मामले हैं जो वैश्विक मामले बन के उभरे हैं, मानवता के आधार पर मामले उभरे हैं। जैसे आपका ये पर्यावरण का मामला, अगर पर्यावरण का मामला है, जब गर्मी बढ़ेगी तो पूरे विश्व को अपने आगोश में लेगी, तो वहाँ पर हमारा मानवता के आधार पर हम उस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। या ऐसा मामला जिससे पूरी मानवता थर्राती हो, जैसे निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, तो हम इस मामले में हैं कि हाँ डिसआर्मामेंट होना चाहिए, हम इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। चाहे आतंकवाद के खिलाफ, क्या है, ये सब मानवता के खिलाफ है, तो हम वहाँ पर जाकर उसके उनमें शामिल होते हैं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के साथ हम समझौता नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि हम किसी संगठन में शामिल हो जा रहे हैं, इससे हमारी संप्रभुता बाधित होती है, नहीं बाधित होती है, क्योंकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है समाजवादी। समाजवादी, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। एक होता है यूरोपीय समाजवाद जो मार्क्सवाद है,
और दूसरा हो गया भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं कि समाजवाद में समाजवाद साम्यवाद साम्यवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब साम्यवादी समाजवाद में सत्ता परिवर्तन कैसे होता है? हिंसा द्वारा। यहाँ पर मतपत्र द्वारा होता है, अर्थात आपकी जो इच्छा है, आप जिनको वोट कर रहे हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। साम्यवादी समाजवाद में निजी संपत्ति नहीं होती है, सारी संपत्ति पर राज्य का कब्जा होता है। यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होती है, यहाँ पर निजी संपत्ति होती है। अर्थात यहाँ की व्यवस्था जो है उसे कहते हैं मिक्स या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक। यहाँ पर हिंसा के द्वारा सत्ता परिवर्तन होता है, यहाँ पर मतपत्र के द्वारा। यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होती है, यहाँ पर निजी संपत्ति होती है। यहाँ पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर मिश्रित अर्थात निजी भी होती है, सरकारी भी होती है। ठीक है। अब है क्या कि भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त चूंकि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक। 1976 में। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो आखिर उस वक्त समाजवाद शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया? तो इसके दो कारण हैं। एक इसका बाह्य कारण एक्सटर्नल, और दूसरा इंटरनल। बाह्य कारण क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया बाइपोलर हो गई थी, और वहाँ पर हमने बाद में जाकर गुट निरपेक्षता को अपनाया था। तो हम किसी एक पक्ष में अगर हम समाजवाद को उस वक्त अपनाते या लिख देते तो ये दुनिया में ये संदेश जाता कि हमारा झुकाव यूएसएसआर की तरफ हो रहा है। तो हमें जो यूएसए या ब्रिटेन से जो सपोर्ट की अपेक्षा थी वो हमें नहीं मिल पाता। ठीक। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ नवजात लोकतंत्र था, अगर हम यूएसएसआर की तरफ जाते तो हमारे यहाँ जो नवजात लोकतंत्र था उसे कुचलने की संभावना थी। ठीक। तो एक बाह्य कारण था कि दुनिया बाइपोलर थी, हम किसी एक तरफ नहीं जा सकते थे। और इंटरनल कारण क्या था कि देशी रियासतों का एकीकरण हो रहा था। अगर उन्हें पहले भान हो जाता कि हम जब एकीकरण होने के पश्चात हमारी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी तो क्या एकीकरण को बल मिलता? दूसरी बात, टाटा बिरला उस वक्त भी हुआ करते थे और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे। अगर उन्हें यह पता होता कि हमारा देश समाजवादी व्यवस्था की तरफ परिणत होने जा रहा है तो क्या वो अपना योगदान करते? क्या एक मजबूत भारत का निर्माण होता? नहीं होता। तो इस कारण उस वक्त साम्यवाद समाजवादी व्यवस्था समाजवाद को संविधान में जगह नहीं दिया गया। ठीक। अब है कि 90 के दशक के पश्चात पूरी दुनिया वैश्वीकरण को अपना रही है, ग्लोबलाइजेशन को अपना रही है, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये समाजवाद अब प्रासंगिक रह गया है? एक सवाल ये उठता है। तो इसे इस तरीके से समझते हैं कि जिस तरीके से हमने निजीकरण को बढ़ावा दिया है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, वो उसी तरीके से वितरण मूलक न्याय प्रणाली को भी बढ़ावा दिया है। अर्थात यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइवेट निजी संस्थाओं को जैसे टाटा बिरला, अंबानी, अगर हमने इनको प्रमोट किया है, प्राइवेट सेक्टर को हमने प्रमोट किया है,
तो हम इन्हें अगर प्रमोट कर रहे हैं, सरकार इन्हें प्रमोट कर रही, राज्य इन्हें प्रमोट करने का अर्थ है इन्हें मौका देना। ये यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे तो गवर्नमेंट को ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी दे रहे हैं। यहाँ पर हमारी इतनी विशाल जनसंख्या है, आबादी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। ठीक। और सरकार इसी टैक्स को लेकर मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत इस तरह के जो है वीकर सेक्शन के लिए जरूरत है, जो उनके लिए क्या है योजनाओं का निर्माण कर रही है। अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस रहेंगे, संसाधन रहेंगे, सरकार के पास संसाधन आएंगे, तभी तो वो वितरणमूलक न्याय प्रणाली को स्टैब्लिश करेगी, अर्थात वीकर सेक्शन के लिए योजनाओं का निर्माण करेगी। तो ये हम भारत के हित में है। भारत ने समाजवादी व्यवस्था की तरफ से मुंह नहीं मोड़ा है। अपने वितरण पूर्वक न्याय प्रणाली को और मजबूत करके, आज से 30 साल पहले उतनी योजनाएं वीकर सेक्शन के लिए नहीं बनती हैं जितनी आज बन रही। क्यों? कि हमने वैश्वीकरण में भाग लेकर, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका देकर, गवर्नमेंट ने अपने फायदे का भी इंतजाम कर ले, जिससे जिनका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को मजबूत करने में। ठीक है, उन मजबूत करने अर्थात उन्हें भी का विकास की दौर में आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मजबूत बने और वैश्वीकरण की जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें ये भागीदार बने। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको मौका देते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका मौका का लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हैं और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देते हैं, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा आय होती है। तो गवर्नमेंट अपने वीकर सेक्शन के लिए, चूंकि मानव संसाधन आगे चल के वो कि हमारे यहाँ पूंजी बनेगी, तो इन्हें वीकर सेक्शन के लिए एक से एक योजनाओं का निर्माण करती है। तो हम क्या है कि समाजवादी व्यवस्था को और मजबूत ही किए हैं, इससे दूर नहीं गए हैं। क्या था? वितरण मूलक प्रणाली के तहत वीकर सेक्शन के लिए न्याय करना, अर्थात उनको ग्रो करके इक्विवेलेंट करना। ठीक। बात बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला वर्ड है धर्मनिरपेक्ष। ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1976 में। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना धर्म नहीं होगा। राज्य इस मामले में न्यूट्रल न्यूट्रल रहेगा, उदासीन नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा कि जितने भी हमारे धर्म हैं सभी से समान लगाओ और समान दूरी। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म इनकी नज़र में समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे, सबसे समान दूरी और समान नज़दीकी होगी। ठीक है। राज्य की नज़रों में सभी धर्म समान हैं। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस पर एक सवाल उठता है कि हम ये कैसे माने कि सरकार धर्मनिरपेक्षता को फॉलो कर रही है। तो 1994 में एस आर बॉम्बई केस आया था। तो एस आर बॉम्बई केस में माननीय न्यायालय का ये कहना था कि किसी भी व्यक्ति को हम सिर्फ एक नागरिक के नज़रिए से देखें, किसी धर्म या जाति के नज़रिए से नहीं देखें, और नागरिक के नज़रिए से देखते हुए हम ये देखें कि संविधान द्वारा जितने भी उसे राइट्स दिए गए हैं वो अपने राइट्स का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। गवर्नमेंट अर्थात हमारे संविधान द्वारा यहाँ के नागरिकों के लिए जितने भी राइट्स दिए गए हैं, अगर कोई नागरिक उन राइट्स का पूरा प्रयोग कर रहा है, उसके और प्रयोग करने के दरमियान को बिना भय और भेदभाव के, इसमें भय और भेदभाव का जगह नहीं है कि भय के कारण वो भाग रहा है या उसके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, तो बिना भेदभाव के उसको वो अपने सारे राइट्स का प्रयोग कर रहा है। अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता की यही परिभाषा दिया था कि सिर्फ हम लोगों को एक जनता के नज़रिए से देखें, धर्म जाति अर्थात किसी रंगीन चश्मे के नज़रिए से ना देखें। अगला आते हैं। अगला ये स्वरूप में चल रहा है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन करने की एक कला है।
जैसे राजशाही है, वर्तमान में है कि राजा भी है, सेना भी है, साम्यवादी शासन प्रणाली, कई शासन प्रणाली में एक शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, अर्थात जनता द्वारा यहाँ पर जनता के सहयोग से, जनता की इच्छा से, उनके सहयोग और परामर्श अनुनय विनय के माध्यम से वो अपने ऊपर खुद शासन करती है। ठीक है, अर्थात अपने ऊपर शासन करने के लिए जितनी विधा का प्रयोग करना होता है वो सारी विधा का प्रयोग करती है। क्या कि जनता पहले अपनी इच्छा व्यक्त करती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो इच्छा व्यक्त अर्थात वोट के माध्यम से, वोट गिराने से पहले उस पर बहुत विचार विमर्श करती है। अनुनय विनय अर्थात जो उनके समर्थक हैं तो अपने समर्थकों को बढ़ाने का प्रयास करती है। और इसमें ये उभर के आया है कि लोग अपने ऊपर खुद शासन करते हैं, यह उस शासन की एक कला है। ठीक। और इस पर अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग में भाषण देते हुए कहे थे कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अर्थात सारा कुछ यहाँ पर केंद्र बिंदु कौन है? जनता ही है। अब लोकतंत्र तो बहुत पुराना है। अब लोकतंत्र के टाइप कितने हैं? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में वर्तमान में पूरी दुनिया में एक ही जगह लोकतंत्र है, वो है स्विट्जरलैंड में। चूंकि स्विट्जरलैंड की आबादी बहुत कम है, इस कारण संभव हो जाता है। तो वहाँ पर 7 कैंटीन हैं। ठीक है, सभी कैंटीन के लोग अपने एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, अपने प्रमुख को चुन लेते हैं, सातों जगह के लोग अपने हेड को चुन लेते हैं। और फिर वो जो हेड है सातों एक एक करके देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक। इसके अलावा पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड के अलावा और कहीं पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। पूरी दुनिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अर्थात कि आबादी तो बढ़ती गई, अप्रत्यक्ष रूप से तो हम शासन कर नहीं सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो इसमें भी 2 तरीके के हैं, एक है संसदीय प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, और इसमें शक्ति का संलयन होता है, अर्थात जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं फिर उन्हीं से निकल के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात अगर किसी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात पूरी सरकार के खिलाफ माना जाता है, यहाँ पर सिर्फ एक राष्ट्रपति जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पर सामूहिक, यहाँ पर एक व्यक्ति राष्ट्रपति। दूसरी बात, संसदीय प्रणाली में अस्थायित्व होता है कि जब तक आपको संसद में बहुमत है तब तक आप सत्ता में हैं, जो ही बहुमत हटा आपकी सत्ता चली गई। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता का ज्यादा अस्थायित्व रहता है कि 4 साल आपको कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली का उदाहरण आपका हो गया ब्रिटेन, जापान, इंडिया। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण हो गया यूएसए। संसदीय शासन प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट हो गए राष्ट्रपति, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गए हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही होंगे, अर्थात वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अगला है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ हुआ कि हमारे यहाँ कोई छोटा से छोटा पद हो या बड़ा से बड़ा पद, कोई भी रिजर्व नहीं है, अर्थात हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति जो बालिग हो चुनाव लड़ सकता हो, उस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, अर्थात अनुवांशिक नहीं है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, तो ये सारे देश के लिए, सारी जनता के लिए खुला हुआ है। जो व्यक्ति सक्षम है यहाँ पर आकर चुनाव लड़ सकता है, अर्थात ये अनुवांशिक नहीं है, अनुवांशिक नहीं है। ठीक। हेड ऑपोजिट हमारे यहाँ क्या है? इलेक्टेड है, निर्वाचित है।
जापान में क्या है, राजशाही है, संवैधानिक राजतंत्र है, राजा हेड है। ब्रिटेन में राजा हेड है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है ना। तो वहाँ पर लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो है वो हेरिडिटरी अर्थात आनुवंशिक आधार पर है। हमारे यहाँ क्या है, वो निर्वाचित है। ठीक। स्वरूप में जो पांचों संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये चारों चीज, पांचों चीज समझ गए। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्ट की तरफ। उद्देश्य, उद्देश्य में सबसे पहला आता है न्याय। और न्याय में तीन बातों की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात कर लें। समाज में किसी विशिष्टता को आधार बनाकर किसी को वरीयता प्रदान करना और किसी को कम करके आंकना, ऐसा नहीं होगा, अर्थात भेदभाव का अभाव होगा। क्या होगा सामाजिक न्याय में, कि किसी आधार पर किसी को विशिष्टता प्रदान करना और किसी को निम्न समझना, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर भेदभाव का अभाव होगा। इसे दूसरे रूप में समझते हैं कि जैसे एक नदी है, नदी, और वहाँ पर एक बकरी को भी प्यास लगी है और एक बाघ को भी प्यास लगी है। दोनों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है प्यास। तो यहाँ पर जब बकरी इस नदी के पास जाके बिना भय और भेदभाव के अपनी प्यास बुझा लेती है, ठीक है, यही हुआ एक तरीके से सामाजिक न्याय, कि जिस समाज में किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और किसी को किसी प्रकार का वरीयता ना दिया जाता हो, ही सामाजिक न्याय है। ठीक। अब है कि इसी सामाजिक न्याय में है कि जो पीछे रह गए, जो समाज में पीछे रह गए, तो फिर आखिर उन्हें इक्विवेलेंट कैसे किया जाएगा। तो इनको है क्या कि ठीक है, जब तक आगे नहीं बढ़ पाते हैं तब तक इनको हम वीकर सेक्शन को सहयोग करेंगे कि ये भी आगे बढ़े। ठीक है। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीर गरीब के बीच की जो खाई है, उस खाई को कम करना, खाई को दूर करने का प्रयास करना। अर्थात अगर आप कोई कार्य, दूसरी तरफ अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो जैसे कि महिला टीचर भी हैं, पुरुष भी टीचर हैं, तो अब है महिलाओं का कम सैलरी, पुरुषों का ज़्यादा सैलरी, या वेतन के आधार पर भेदभाव, तो आर्थिक आधार पर असमानता आप नहीं कर सकते। एक कार्य के लिए एक समान रूप से सबको समान वेतन मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आर्थिक रूप से मान लेते कोई वीकर सेक्शन है, ठीक है, आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कराती है कि एक उन्हें सपोर्ट करती है। जैसे शिक्षा ऋण मिलता है आपको, बहुत सारे तरह के ऋण मिलते हैं, जो यहाँ पर आपके साथ आर्थिक न्याय करता है। शिक्षा ऋण, या शहरों में देखते हैं बिजली का जो दर होता है वो स्लैब होता है, ग्रामीण और शहरी दोनों का अलग अलग होता है। चूंकि शहरी लोग बिजली का प्रयोग करके, वो चूंकि यहाँ पर कमर्शियल काम ज़्यादा होता है तो इनका ज़्यादा होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं वहाँ पर कम होता है। बिजली की दर निर्धारण होना, ठीक है, शिक्षा ऋण या बहुत सारे के आवास ऋण, बहुत सारे तरह के ऋण चलते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पर मजबूत करती है, अर्थात आर्थिक न्याय देने का प्रयास करती है। तीसरा है राजनीतिक। भेदभाव का अभाव, अर्थात आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव नहीं किया जाएगा तो राजनीतिक न्याय में क्या होगा, कि राजनीतिक न्याय में कि आपको वोट देने का अधिकार है। अगर अंबानी को एक वोट देने का अधिकार है, तो हमारे यहाँ के जो सबसे गरीब हैं उन्हें भी एक ही वोट, उनको भी एक वोट देने का अधिकार है। अगर उन्हें चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है तो इन्हें भी चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है। और ये राइट कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 325 और 26 में देखेंगे तो राजनीतिक भेदभाव का यहाँ पर राजनीतिक भेदभाव को दूर किया गया है। तो न्याय में हमने क्या देखा कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, अर्थात यहाँ पर न्याय में होता है कि दो पक्षों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना, चाहे ये व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे संस्थागत रूप से हो, चाहे सामुदायिक रूप से हो, बेहतर साहचर्य, बेहतर समन्वय स्थापित करना, जिससे कि दोनों पक्ष संतुष्ट रह सके। ठीक है।
दूसरा है स्वतंत्रता। अब जैसे संप्रभुता में हमने कहा था कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली बिना किसी प्रेशर में निर्णय निर्माण कर सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इंटरनली और एक्सटर्नली हम पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, हम स्वतंत्र हैं निर्णय लेना, व्यवहार करना, कुछ भी करना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इस पांच चीज़ों की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब जब हम कोई चीज़ थिंकिंग करते हैं तो हमारे दिमाग की उपज है, वो शो होता है, दिखाई नहीं देता है। उसे क्या करते हैं, वो उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलती है, जब हम उस चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं। तो इन दोनों की चर्चा आपको 19 में की गई है, विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये वहाँ आ गया। विश्वास, धर्म और उपासना, ये आपका आर्टिकल 19A 1A में। और ये विश्वास, धर्म और उपासना आर्टिकल 25 से 28 तक है। विश्वास, धर्म और उपासना, विचार और अभिव्यक्ति, ये आपको इहलोक तक, इस व्यवस्था तक ही रखता है। जहाँ पर विश्वास, धर्म और उपासना है तो यह आपको इहलोक से पारलोक तक का गमन कराता है, दोनों तरफ जोड़ता है। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ स्वतंत्र है कि हम विचार अभिव्यक्ति कर सकते हैं, विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब इस पर आता है कि विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो क्या हम कुछ भी विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं? ऐसा है कि विचार अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या क्या है, सिर्फ बोलना ही माध्यम तो नहीं है। अब है कि किसी की क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छा चित्र बना सकता है, किसी की क्वालिटी है कि बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई कोई बहुत अच्छा लिख सकता है। तो पता चला कि वो चित्र बना रहा है तो पता चला है कि कुछ आपत्तिजनक चित्र बना दिया, कुछ लिख रहा है तो पता चला कुछ आपत्तिजनक लिख दिया, जिससे विरोध प्रदर्शन होता है। तो अब कलाकार क्या करते हैं कि फिल्म के माध्यम से भी अपनी मतलब अपनी योग्यता को उजागर करते हैं। तो वहाँ फिल्मों का अंतिम उद्देश्य होता है लोगों का मनोरंजन करना। और जब मनोरंजन करने के बदले वो समाज में वैमनस्य या विषाक्तता फैलाने लगता है, तब उस पर रोक लगती है। ऐसी फिल्में बनती है जिस पर आरोप होता है कि ये समाज में विषाक्तता या वैमनस्यता फैला रहा है, तब उस पर रोक लगती है। तो एक आया था, समथिंग थे वो, हाँ, मकबूल फिदा हुसैन समथिंग चित्रकार थे। तो उन्होंने एक चित्र बनाया था, पेंटिंग्स बनाई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जितनी आपकी लंबी स्वतंत्रता होगी उतने ही लंबे आपके कर्तव्य भी होंगे। कर्तव्यों से परे स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात यहाँ पर स्वतंत्रता को संतुलन किससे किया गया, कर्तव्य से, कि एक नागरिक होने के नाते आपके राइट्स हैं, तो इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं कि आप ऐसी बात ना बोलें जिससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाए, विषाक्तता फैले, वैमनस्यता फैले। ठीक है, ये विश्वास, धर्म और उपासना, ये आर्टिकल 25 से 28 में चर्चा इसकी की गई है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, समानता। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की, इसमें दो तरह की समानता की बात कही है, प्रतिष्ठा और अवस्था। प्रतिष्ठा का अर्थात आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 15 में आप पढ़ते होंगे कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, इन सब के आधार पर आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(1) के तहत राज्य नहीं करेगा और 15(2) के तहत व्यक्ति नहीं करेगा। हाँ, आप अर्थात आपके प्रतिष्ठा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर है कि युक्ति प्रतिबंध कब लगता है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई जा रहा है तो उसको रोकना, अर्थात उन्हें ये लगे कि हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो युक्ति प्रतिबंध क्या लग रहा है कि सार्वजनिक स्थानों में, जैसे कोरोना के दरमियान ये था कि सार्वजनिक रूप से किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं,
सबके लिए कानून था कि सार्वजनिक स्थल पर, विशेषकर वैसे जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, सार्वजनिक रूप से घूमे फिरे ना। या जैसे टीबी से ग्रसित कोई व्यक्ति है, ये अर्थात ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तब हम उनको रोक सकते हैं। अगर इसी में वो टीबी से ग्रसित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर नहीं रोक सकता है, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा के साथ आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बात की गई है कि व्यक्ति का जीवन पशुवत जीवन नहीं है, गरिमामय जीवन है। तो व्यक्ति जिए प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जिए। यहां पर गरिमा की बात की गई है, प्रतिष्ठा की बात की गई है। और अवसर की समानता में क्या है, 8 की 16 में अवसर की समानता दी गई है कि किसी के साथ इन भेदभाव नहीं किया जाएगा, मौका मिलने पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समानता में इन दो चीजों की चर्चा की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और इसी में देखते हैं कि 15, 16, 17 या 18 ये आपको इन्हीं चीजों को डोनेट करता है, यही चीज आपको देने की बात करता है। और समानता, आप आर्टिकल जब से 14 पढ़ते होंगे तो विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जब आप देश के एक नागरिक हैं तो कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, कानून आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा। तो ये समानता के तहत ये सारी बातें आ गई। अब आता है मानव की गरिमा, गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, और बंधुत्व। अब इन तीनों को हम अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं, तीनों को एक ही साथ पढ़ सकते हैं। जैसे बंधुत्व का अर्थ हुआ जब दो पक्षों के बीच, जब दो पक्षों के बीच बेहतर क्या हो, दो पक्षों के बीच प्रेम हो, अच्छा रिलेशन हो, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हो। ठीक है, क्या हो, दोनों के बीच बेहतर रिलेशन हो, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हो, पॉजिटिव बातें जितनी है सब होनी चाहिए। ठीक है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हों, एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्यता फैलाते हों, समाज में विषाक्तता फैलाते हों। इससे क्या होगा कि अगर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं समाज में, तो मानव की गरिमा बढ़ी। ठीक, और मानव की गरिमा बढ़ी तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता अपने आप, राष्ट्र की एकता और एवं अखंडता अपने आप बाधित नहीं होगी। ठीक है, मानव की गरिमा, जब यहां पर दोनों के पक्ष के बीच बेहतर प्रेम रहे, तो प्रेम रहने पर क्या होगा कि यहाँ प्रेम रहेगा तो मानव की गरिमा बचेगी। अगर दोनों आपस में उलझ गए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, तो यहाँ पर गरिमा नहीं बचेगी। अर्थात यहाँ गरिमा नहीं बचेगी तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा है। अब राष्ट्र की एकता है ये मानसिक क्रियाकलाप, अखंडता जो है भौगोलिक क्रियाकलाप। तो यहाँ पर है कि गरिमा बढ़ती है तो पहले आप कोई भी चीज़ होता है दिमाग में होता है, उसके बाद अस्तित्व में आता है। तो इन तीनों का बेहतर ऐसा कोरिलेशन है कि अगर आप बंधुत्व बेहतर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, इसमें मानव की गरिमा भी बचती है। और मानव की गरिमा बचती है तो लास्ट जो उद्देश्य है हमारा, देश को एक रखने का, एक और अखंड रखने का, आर्थिक अर्थात हमारे यहाँ जो विविधता है, विविधता में सब लोग एक रहें। और विविधता में एक रहने के पश्चात हम भौगोलिक रूप से जो हम चाहते हैं कि एक रहें, वो होके रहेगा। ये आपका ये हो गया। अब इसके दूसरे सेक्टर की तरफ जाते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट में कर देगा। अब इस पर है कि कोर्ट की क्या राय थी। कोर्ट इस पर कोर्ट की क्या राय थी। तो 1960 में
बेरुबारी का मामला आया। तो बेरुबारी के मामले में कहा गया कि संविधान का अंग नहीं है, और संविधान का अंग नहीं है, संविधान का जब अंग नहीं है तो इसमें हम संशोधन कैसे करेंगे। हाँ, जहाँ पर संविधान की भाषा अस्पष्ट है या आशय समझने में हमें दिक्कत हो रही है कहीं पर, तो हम इसका सहयोग ले सकते हैं। तो इसके तहत क्या था, ये संविधान का अंग नहीं है। दूसरा, 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। इससे पहले 1963 में ही आया था गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ विवाद में एम हिदायतुल्लाह उस वक्त जस्टिस थे, तो उनका भी कहना था कि संविधान जो है सो ये प्रियम्बल जो है संविधान की आत्मा है, ये शाश्वत है और परिवर्तनशील, अर्थात इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो संविधान की आत्मा हिदायतुल्लाह भी बोले थे और ठाकुर दुर्गादास भार्गव भी बोले थे, दो आदमी बोले थे। आर्टिकल 32 को ये B.R. अम्बेडकर संविधान की आत्मा बोले थे। तो यहाँ पर है कि 1963 में आपका एम हिदायतुल्लाह गोलकनाथ केस में इसको कहते हैं कि संविधान का अंग नहीं है। पहला बार 1973 में केशवानंद भारती केस में बोला गया कि यह संविधान का अंग है। अंग है, अर्थात संविधान का अंग है तो इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इस आधार पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इस आधार पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। संविधान के निर्वचन में ये अपना सहयोग दे सकता है। ठीक है। चौथी बात, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक। हाँ, कोर्ट हम जाएंगे तो वो संविधान का जो कोई विशिष्ट उपबंध होगा जहां पर उसको उद्धृत किया गया है उस आधार पर जा सकते हैं, ना कि हम प्रियम्बल के आधार पर। ठीक है। और इसी मुद्दा को बाद में 95 में आया था LIC, 1994 में आया था बॉम्बे के, तो सारे चीज़ों में इन चीज़ों को फॉलो किया गया कि प्रियम्बल जो है सो संविधान का अंग है, इस चीज़ को फॉलो किया गया। तो ये आपका हो गया कोर्ट का मामला। फिर अगला हो गया इसमें संशोधन। संशोधन है, संशोधन इसमें मात्र आज तक एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। ये 1976 में हुआ था। इसमें जोड़ा गया था आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। ठीक। और इससे जुड़ा हुआ और कोई आप लोगों का कोई क्वेरी है प्रेमबल से जुड़ा हुआ? ठीक। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, शेष अगले क्लास में।